Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the question answers from the chapter Measurement and Motion of class 6th standard. So the question number first is, Sita and Radha are sitting in a boat which is moving away from one end of the lake, and how would you explain the position of Sita with respect to Radha and with respect to tree on the bank? ठीक है, सीता और राधा जो हैं वो एक बोट में बैठे हुए हैं और जो बोट है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है रिवर के। तो आपको बताना है कि जो सीता की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू राधा और विद रिस्पेक्ट टू एक पेड़ के जो बैंक पे है रिवर के, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, सीता एंड राधा आर सिटिंग ऑन द सेम बोट। सीता और राधा जो है सेम बोट पे बैठे हुए हैं। सो सीता एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू राधा, क्योंकि ना सीता मूव कर रही है ना राधा मूव कर रही है, आपस में दोनों बोट मूव कर रही है बट ठीक है। तो सीता और राधा तो दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से सीता राधा के रिस्पेक्ट में क्या होगी, रेस्ट पे होगी। एंड एज सीता डज नॉट शो एनी चेंज इन इट पोजिशन विद टाइम, क्योंकि सीता की पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एंड सिंस सीता इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ट्री ऑन द बैंक, बट अगर हम ट्री के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सीता उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि ट्री तो पीछे ही छूट गया बैंक पे, बट सीता इज ट्रैवलिंग इन अ बोट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, क्योंकि सीता ट्रैवल करके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है इस वजह से। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना है। पहली चीज़ में तो यह है कि सीता और राधा सेम बोट में हैं, दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। बट जब जो सीता है, अगर आप ट्री के कंपैरिजन में उसको देखेंगे तो जो ट्री है वो तो पीछे ही रह गया है हमारा, ठीक है, बैंक के पास, और सीता बोट के अंदर बैठ के उससे आगे निकल चुकी है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में आ जाएगी और राधा के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। आपको बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंस और उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, वो कौन सा मोशन होता है, इफ़ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो जो बॉडी वो हमारी किस लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए, एंड इट शेल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इफ़ अ कार कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई कार है या कोई बाइक है या स्कूटर है, कुछ भी है, वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, इफ़ अ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करे सेम टाइम इंटरवल्स में, या सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे आपकी बस चलती है, जो स्कूल बस होती है, जब आप घर से बैठ के उसके अंदर आते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि आपके घर से लेकर स्कूल तक वो एक सेम स्पीड में आती है, कहीं पे स्पीड कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, तो इस तरह से वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है अलग अलग टाइम इंटरवल में। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन मस्ट टेक व्हाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। अगर कोई पर्सन स्केल से कोई मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ मेजर कर रहा है, तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस या किन किन चीज़ों का कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इसके आंसर्स गिवन है। द स्केल शुड बी प्लेस्ड एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ बीइंग मेजर्ड। जो स्केल है उसको बिल्कुल बराबर में रखना है, बिल्कुल कंपेयर करके अच्छे से उसके साइड में रख देना है, ताकि स्केल हमारी हिले डुले ना, ठीक है, जिस भी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द आई इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंट। और ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर हम स्केल रख रहे हैं, जिससे उसको हम नाप रहे हैं, वो इस टाइप से होना चाहिए कि हमारी जो आईज हों बिल्कुल उसके ऊपर आएँ, ताकि हम बिल्कुल सीधा देखें जो भी रीडिंग हो हमारी, ठीक है। एंड इफ द पोर्शन ऑफ द स्केल नियर द जीरो मार्क इज वॉर्न आउट, अगर मान लो जो जीरो रीडिंग जहाँ पे होती है हमारे स्केल की, अगर वो टूटा हुआ है, तो हमें हमेशा कौन सी स्केल यूज़ करनी है, हमें वो स्केल यूज़ करनी है जिसमें ये सब चीज़ें ना हो। बट अगर मान लो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो वी शुड यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। उसके अलावा हमें कोई फुल मार्क यूज़ कर लेना है। जैसे मान लो जीरो वाला पोर्शन टूटा हुआ है, तो हमें 1 से स्टार्ट कर देना है, और जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसके बाद उसमें से हमें क्या कर देना है, उस एक मार्क को रिड्यूस कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 0 से 5 नापते हैं तो वो तो 5 सेंटीमीटर ही होगा, बट अगर आप 1 से 6 नापेंगे
तो वो भी 5 ही होगा, उसमें से आपको 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो दैट विल ऑल्सो बिकम 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से, मतलब आपने 0 किसको मान लिया, 1 को मान लिया, और उसके बाद आपने मेजरमेंट स्टार्ट करी। तो कोई लेंथ अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, तो अगर आप उसे 0 से नापेंगे तो 0 से 5 तो 5 डायरेक्टली हो जाएगा, बट अगर आप उसे 1 से नापेंगे तो वो 6 तक जाएगा, तो उसकी लेंथ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, 6 में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रीडिंग कहाँ से स्टार्ट की है, 1 से लेनी स्टार्ट की थी। तो फिर अल्टीमेटली उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन यूजिंग अ थ्रेड। आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई कर्व्ड लाइन है, ठीक है, तो उसका आप लेंथ कैसे मेजर करेंगे थ्रेड की हेल्प से। जैसे मान लीजिए कोई सरिया है मुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसकी लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले इसमें स्टेप हैं हमारे पास कुछ, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, पुट अ नॉट नियर वन एंड ऑफ द थ्रेड। आपको एक गांठ मार देनी है उसके एक एंड पे, ठीक है, जिस भी चीज़ को आपको मेजर करना है, जो कर्व लाइन है हमारी उसके, एंड प्लेस द नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड प्रेस इट विद द थंब। और उसके बाद उस नॉट को क्या कर देना है, आपको उसके स्टार्टिंग में रख देना है कर्व लाइन के, जिसको आपको मेजर करना है, और वहाँ से अपने थंब से दबा लेना है। देन प्लेस अ पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग अ कर्व लाइन एंड प्रेस इट विद योर 4 फिंगर। उसके बाद एक पोर्शन जो है थ्रेड का, उसको कर्व लाइन के अलॉन्ग लेके चलना है, और उसको अपनी 4 फिंगर से आपको क्या करके रखना है, प्रेस करके रखना है। कीपिंग योर फिंगर प्रेस्ड, मूव द थ्रेड अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। उसके बाद अपने फिंगर को ऐसे हल्का हल्का दबा दबा के आपको पूरा क्या कर लेना है, पूरी लेंथ जो थ्रेड है उसको पूरी लेंथ तक नाप लेना है उसकी, ठीक है। When the thread reaches the end of the line, put a mark on it। और उसके बाद जैसी जो लास्ट पॉइंट आ जाए उसका, जो हमारी कर्व लाइन है, वहाँ पे उस थ्रेड पे आप मार्क कर दीजिए। तो जहाँ से आपने गांठ मारी थी उसमें, और जहाँ पे आपने मार्क किया है, वो क्या हो जाएगी, उस कर्व लाइन की लेंथ हो जाएगी, जिसको आप किसी स्केल के साथ मेजर करके उस थ्रेड को, उसकी लेंथ आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सूटेबल एग्जाम्पल। आपको बताना है कि रेस्ट और मोशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने क्लॉक का लिया हुआ है। नोट द पोजीशन ऑफ द क्लॉक एट द पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड। ये बोल रहे हैं कि आप क्लॉक की तरफ देखिए, और उसमें आपको देखना है कि जो पोजीशन है क्लॉक की, जो दीवार पे लगी हुई है, और प्लस उसके अंदर जो मिनट हैंड चल रहा है उसकी। वेट फॉर 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट वेट करने के बाद देखेंगे तो क्या होगा, जो मिनट हैंड की पोजीशन है वो तो चेंज हो जाएगी, बट क्लॉक जहाँ लगी हुई है दीवार पे वो वहीं की वहीं लगी रहेगी, ठीक है। तो इससे हम क्या चीज़ डिफाइन करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो वो किस पे है, रेस्ट पे है। और किसी भी दूसरी बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो किस में है, मोशन में है। अब वो डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से अगर 5 मिनट बाद जैसे आप मिनट हैंड को देखेंगे तो वो आगे 5 रीडिंग्स आगे चला जाएगा, 5 मिनट आगे मूव कर जाएगा, बट जो क्लॉक लगी हुई है, चाहे वो पूरा दिन पूरा साल वहीं पे लगी रहे दीवार पे, वो वहीं पे रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। तो इस टाइप से हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। The last question is, give 2 examples of an object executing more than one type of motion simultaneously। आपको एक एग्जाम्पल देके बताना है ऐसे ऑब्जेक्ट का जो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा मोशन कर रहा हो, और ये पॉसिबल है किसी बॉडी के लिए। अब वो डिपेंड करता है बॉडी के डिज़ाइन के ऊपर कि वो एक टाइम पे कितने मोशन कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए आंसर नंबर 6 में, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ सर्कुलर पाथ, सो इट शोज सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशन। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो इसी वजह से सर्कुलर मोशन करती है या उसके अलॉन्ग रेवोल्यूशन करती है। इट ऑल्सो मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ कॉल्ड रोटेशन। और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो जो अर्थ है इस तरह से एक ही टाइम पे 2 तरह के मोशन करती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है, ओके। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ स्क्रू इज ओपनड इट शोज रेक्टिलिनियर एज वेल एज रोटेटरी मोशन। जब आप किसी स्क्रू को खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी शो कर रहा होता है। क्यों, जब आप खोल रहे हैं उसको तो वो बाहर भी आ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। तो इस टाइप से स्क्रू भी एक ही टाइम पे 2 तरह के मोशन शो करता है, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव डिस्कस्ड सो फार इन दिस वीडियो, and thank you very much for listening me so far.